एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री अब हम पढ़ने वाले हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एक कलेक्टिव नेम है फॉर लैंड यूज सिस्टम्स, ठीक है, जिसमें ट्रीज जो है मैनेज टुगेदर विद द क्रॉप्स एंड और जो एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम्स है इन एग्रीकल्चरल सेटिंग्स, ठीक है। तो ये लैंड यूज सिस्टम्स है जिसमें जो ट्री होंगे वो मैनेज होंगे किसके साथ, जो अपना क्रॉपिंग है और एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम है एग्रीकल्चर सेटिंग में उसके साथ, ठीक है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री तीन तरीके की है। अब जो पहली है वो है एग्री सिल्विकल्चरल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब एग्रीकल सिल्विकल्चरल सिस्टम आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रीज, एग्री एंड सिल्वी मतलब ट्रीज। फिर दूसरा सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम्स, जिसमें फॉरेस्ट्री को कंबाइन करते हैं हम ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑन पेस्चर्स के साथ। अब तीसरा है एग्री सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम, जिसमें ट्रीज एनिमल्स एंड क्रॉप्स आर इंटीग्रेटेड तीनों। अब ये डायग्राम बना सकते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में ना। तो इसमें क्या है, ग्रास इन वेलो एरियाज, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड टेरेसेस, एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, फिर ग्रास है इन फेलो एरिया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड टेरेसेस है। तो ऐसे इकोलॉजिकल एक तो वुड पेरिनियल इन फार्म फॉरेस्ट, वुड पेरिनियल्स, वुडी पेरिनियल्स जो हमेशा रहते हैं, वुडी पेरिनियल्स इन फार्म फॉरेस्ट, ट्री फार्म्स बाउंड्रीज, होमलेट्स होम लॉट्स, ठीक है, ट्री फार्म बाउंड्रीज कॉमा होम लॉट्स, ट्री फार्म बाउंड्री होम लॉट्स, वुडी पेरिनियल्स इन फार्म फॉरेस्ट स्लैश ट्री फार्म्स बाउंड्रीज होमलेट्स। अब इसमें क्या है, तो इकोनॉमिक, इसको इकोनॉमिक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वुडी पेरिनियल्स को इकोनॉमी प्रोवाइड करते हैं, और जो वुडी पेरिनियल्स है वो ग्रास इन फेलो एरियाज के लिए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होने देते। अब जो ग्रास इन फेलो है वो इकोलॉजिकल है इसके लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये तो हमने देख लिया ऐसे। अब जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है वो अगेन इकोनॉमी प्रोवाइड करती हैं, ग्रास को भी, ये दोनों को इकोनॉमी प्रोवाइड कर रही है। अब जो ग्रास इन फैलो एरियाज है ये दोनों को इकोलॉजिकल प्रोवाइड कर रही है, और ये जो वुडी पेरिनियल्स है ये दोनों को प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो वुडी पेरिनियल्स प्रोटेक्टिव फंक्शन, ग्रास जो है इकोलॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड करती है, और एग्रीकल्चर क्रॉप्स इकोनॉमिक फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का जहाँ पे भी आएगा ना, ये डायग्राम बड़ा आराम से बना सकते हैं, इट्स लुक गुड। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो वेस्टलैंड है ना, आर लैंड्स दैट इज अनप्रोडक्टिव अनफिट फॉर कल्टीवेशन के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए या फिर अदर किसी भी इकोनॉमिक यूज के लिए। तो वेस्टलैंड उन्हें कहते हैं जो अनप्रोडक्टिव है या अनफिट है इन सब यूजेस के लिए। तो वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया जो 2019 की थी, उसका कहना ये था कि वेस्टलैंड्स आर 16.96% इंडिया का टीजीए, टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 16.96% हमारा वेस्टलैंड है 2015-16 में ना, 16.96%, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री इंडिया के, एग्रो फॉरेस्ट्री और इंडिया के 8.65, 8.6, 8.5 लिख सकते हो, 8.5% ऑफ इंडिया टीजीए, या 8.65 याद रह जाए तो अच्छा है। और वेस्टलैंड इंडिया के 16.96, 16.96 में वेस्टलैंड है, और लगभग उससे आधे में एग्रो फॉरेस्ट्री है इंडिया के। तो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है हमारे देश में। तो ओनली 17% ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड जो है इज अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री, 8.65% अंडर टीजीए, और ओनली 17% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड जो है, ये ऐसे याद रख सकते हो। वेस्टलैंड 16.96% है इंडिया का टीजीए, और मतलब लगभग 17% इंडिया का टीजीए वेस्टलैंड है, और लगभग 17% टोटल एग्रीकल्चरल लैंड का वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर है। जो ग्लोबल एवरेज है ये 43% का है, हमारा केवल 17% है। देख रहे हो कितना कम है। अब रीसेंट कंटेक्स्ट देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का। नीति आयोग की ग्रो रिपोर्ट आई थी। ग्रो रिपोर्ट की फुल फॉर्म क्या है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। ग्रो रिपोर्ट, ग्रीनिंग एंड रिफॉरेस्टेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये एम्फेसाइज करती है जो पोटेंशियल है ना ऑफ कवरिंग वेस्टलैंड, कन्वर्टिंग वेस्टलैंड इनटू, जो हमारा 17% टीजे वेस्टलैंड है
उसका इनटू प्रोडक्टिव एग्रो फॉरेस्ट्री जोन्स में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल है. इट यूजेस GIS टू इवेल्युएट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स उसने इवेल्युएट कर पाए. एंड उसने इंट्रोड्यूस्ड ASI, एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स, एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स फॉर नेशनल लेवल प्रायोरिटाइजेशन. ग्रो रिपोर्ट भी नीति आयोग ने दी थी. उसने एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबल इंडेक्स जारी किया उस रिपोर्ट के अंदर, जो उसने GIS की मदद से सूटेबिलिटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इको सिस्टम अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स उसने उससे ASI बनाया, एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबल इंडेक्स बनाया. अब इट ऑल्सो लॉन्च ग्रो सूटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल. तो एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स तो बनाया ही, उसने ग्रो सूटेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी बनाया ऑन भुवन, जो इसरो का जियो. देखो भुवन पे ही तो हम वो देखते हैं, अगर हमें देखना हो ना कि आधार कार्ड अपडेट का होगा नियरेस्ट, तो भुवन पोर्टल पे हम देखते हैं. तो ऐसी जो ग्रो सस्टेनेबिलिटी मैपिंग पोर्टल है ऑन भुवन चालू किया, जो इसरो का जियो पोर्टल है, ताकि यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करी जा सके. ये जो डेटा है ना, GIS का डेटा जो ग्रो रिपोर्ट में नीति आयोग ने पब्लिश किया है उसको, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा को यूनिवर्सल एक्सेस करी जाए इसकी. अब EAC जो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है ना, 2PM, उसने इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी टू प्राइम मिनिस्टर, उसका एक पेपर आया है जो तो है एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट, मिसिंग ट्रीज फॉर द एग्रो फॉरेस्ट्री, मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट. वो हाईलाइट करती है जो अनटेप्ड पोटेंशियल है इंडिया में एग्रो फॉरेस्ट्री का, और रिकमेंड करती है कि भाई डीरेगुलेशन ऑफ हाई वैल्यू नेटिव टिम्बर स्पीशीज. ठीक है, तो मोदी कहता है भाई डीरेगुलराइज करो ना, मेरा गर्जन सही है, तुम डीरेगुलराइज करो सिस्टम को. तो मेरा गर्जन, तो मेरा से मेरांती, गर्जन से गर्जन, ठीक से टीक. ठीक है, तो डीरेगुलाइजेशन ऑफ हाई वैल्यू नेटिव टिम्बर स्पीशीज उसकी बहुत ज़रूरत है. ठीक है, ताकि एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट हो सके. अब प्रायोरिटाइज ओनरशिप ऑफ द ट्रीज ओवर ओनरशिप ऑफ द लैंड, ताकि जो बर्डन है ना प्रूविंग लैंड ओनरशिप उसको कम करा जा सके विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. अब एग्जाम्पल जो टिग्रम है, टिग्रम एट टिम्बर ट्रेसिबिलिटी टूल, टिग्रम एट टिम्बर ट्रेसिबिलिटी टूल, टिग्रम. तो टिग्रम क्या है, जो टिम्बर जियो रेफरेंस्ड एरिया मैनेजमेंट, टिम्बर जियो रेफरेंस्ड एरिया मैनेजमेंट, टिम्बर जियो रेफरेंस्ड एरिया मैनेजमेंट ऑन टिम्बर ट्रेसिबिलिटी टूल. अब प्रायोरिटाइज करता है ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ओवर ओनरशिप ऑफ द लैंड, टू ताकि बर्डन रिड्यूस कर सके हम लैंड ओनरशिप का ना, विद द हेल्प ऑफ द टेक. तो ये टिग्रम क्या है, एक टिम्बर ट्रेसिबिलिटी टूल है. तो टिम्बर क्या है, टिम्बर जियो रेफरेंस्ड एरिया मैनेजमेंट. ठीक है, अब अगला है तो ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम फॉर ट्रांजिट एंड फेलिंग परमिट्स थ्रू अ सिंगल विंडो सिस्टम, ये भी रिकमेंड करता है. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कौन कौन से एग्रो फॉरेस्ट्री को लेके. नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 14 की जो थी, सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री अंडर NMSA, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर है. एग्रो फॉरेस्ट्री कॉम्पोनेंट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY नमसा, RKVY नमसा और NAP 2014 में. अब इंडिया का बॉन्ड चैलेंज है जिसमें वो प्लेज करता है कि 21 MHA ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर कर देगा बाय 2030. ठीक है, अब जो सिग्निफिकेंस है एग्रो फॉरेस्ट्री की वो देख लेते हैं. एक तो कुछ सिग्निफिकेंस देखो, एग्रो फॉरेस्ट लगाएंगे तो फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स के लिए कुछ फ़ायदा होगा, मार्केट के लिए कुछ फ़ायदा होगा, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए कुछ फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट के लिए कोई फ़ायदा होगा. ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए तो ऐसे करके आपको सोचना होगा. फार्मर्स के लाइवलीहुड को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनकी इनकम को बढ़ाएंगे विद हाई वैल्यू ट्रीज जैसे कि टीक वगैरह, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ टिम्बर एंड अदर रिसोर्सेज की तरह एक्ट कर सकता है. एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोवाइड्स अबाउट 60% रॉ मटेरियल पेपर एंड पल्प के लिए, 65% ऑफ स्मॉल टिम्बर, 70 to 80% ऑफ द वुड फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा.
ठीक है, ये एग्री फॉरेस्ट्री का पोटेंशियल है, हम अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं एग्री फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करके। अभी हम 70% ऑफ द टीजीए, मतलब टीजीए नहीं, 70% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड में ही केवल एग्री फॉरेस्ट्री कर रहे हैं। ग्लोबल एवरेज इज 43। इम्प्रूविंग एसओसी, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, एसओसी कंटेंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे क्रॉप की यील्ड बनेगी। ठीक है, तो फार्मर्स को फ़ायदा होगा, इन्वायरमेंट कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर पाएंगे तो इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा, एंड वाटर यूज़ एफिशिएंसी हो पाएगी, तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हो पाएगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रीज कुछ कुछ होते हैं जो अगर एग्रोफॉरेस्ट्री में ग्रो हुए तो वो 50 to 100 किलोग्राम ऑफ द नाइट्रोजन पर हेक्टेयर वो फिक्स कर पाएंगे पर ईयर। तो उससे कितना फ़ायदा होगा, सॉइल में ऑर्गेनिक, सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा, फिर नाइट्रोजन बढ़ी सॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये सब है। क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक, 2.5 से 3 बिलियन टन की ऑफ CO2 थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 एंड नेट जीरो ऑफ 2070। ठीक है, अब एग्रो फॉरेस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या हैं ये तो हमने देख लिया, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अब चैलेंजेस भी कई सारे होंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के। सबसे पहले हमारी क्या कंजर्वेशन फर्स्ट पॉलिसी है फॉरेस्ट को लेके, कंजर्वेशन फर्स्ट पॉलिसी अप्रोच हमने हैज़, तो इसने डिस्करेज करी है या प्रोहिबिट ही कर दिया ट्री फेलिंग को इंडिया के अंदर। इससे क्या एक डिक्लाइनिंग टिम्बर प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होने लगी है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 की है ना, एंड गोदावर्मन केस जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दी फॉरेस्ट की डेफिनेशन 1996 में। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 एंड गोदावर्मन केस 1996 का, इसने ट्री की फेलिंग को लगभग रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इससे क्या हुआ, 4-fold इंक्रीज हो गया है हमारा इंपोर्ट ऑफ टिम्बर में ना। तो 1996 से 2022 के बीच में, ऐसा फॉरेस्ट FAO का कहना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, अगली चीज़ क्या है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू ऑब्टेन फेलिंग एंड ट्रांजिट परमिट, इसने और एग्रो फॉरेस्ट्री को डिस्करेज करा है। अब जो अंडर यूटिलाइजेशन है, जो NTPS है ना, देखो, एक तो कंजर्व करना हमारी पहली प्रायोरिटी बन चुकी है। ठीक है, रेदर देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। फिर दूसरी कि हम जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, और दूसरे जो NTPS सिस्टम है फॉर ट्रांसपोर्टेशन टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का अवेयरनेस होने के ना होने के कारण नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम की अंडर यूटिलाइजेशन है देश में। अब इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की क्रिएट हो गई है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है लगभग $2.5 बिलियन से ज़्यादा, $2.7 बिलियन, $2.7 बिलियन की लगभग। तो बहुत भारी अमाउंट होता है ये, लगभग तीन, तो 15 बिलियन, क्या $15 बिलियन से भी ऊपर लगभग इंडिया क्या कर रहा है, टिम्बर को इंपोर्ट कर रहा है। 15,000 करोड़ रुपीस, तो 2.7 बिलियन वर्थ की इंडिया टिम्बर क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी फालतू में हमने क्रिएट कर लिया गोदावर्मन केस के बाद एंड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बाद। $2.7 बिलियन, ये याद रखना है। ITTO की रिपोर्ट है 2023 की ये। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फील्ड जो है उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री इकोनॉमिकली एंड स्पेशली अनवाइबल है, तो हमें FPOs वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो 10,000 FPOs बना देना 2024 तक, ये सरकार का एम भी है। इससे क्या, एग्रीकल्चर 4.0 भी इम्प्रूव होगी, इससे एग्रो फॉरेस्ट्री भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, ambiguous categorization and non-ownership by either agriculture और forestry। तो इससे जो एग्री फॉरेस्ट्री है वो एक मूवमेंट नहीं बन पा रही, पीपल्स मूवमेंट नहीं बन पा रही, क्योंकि ना तो एग्रीकल्चर उसे ओन कर रहा है, ये हमारा डिपार्टमेंट है, ना ही फॉरेस्ट्री उसे ओन कर रहा है। तो अनलाइक द क्रेडिट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो कि क्रॉप सेक्टर्स के लिए अवेलेबल है ना, ऐसा कोई प्रोविजन ट्री ऑन फार्म्स के लिए मिनिमली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये इश्यूज आ रहे हैं बहुत बड़े। फिर अगला है सोशल फॉरेस्ट्री, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्लस ड्विंडलिंग फॉरेस्ट एरियाज। इससे क्या, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्रिएट हो गई है। जो ट्राइबल एंड रूरल पुअर्स है वो वर्स्ट हिट है। जो रूट्स, ट्यूबर, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, जो टेंडर शूट्स हैं, मशरूम्स हैं फ्रॉम फॉरेस्ट लाया करते थे ना, एज सब्सटेंशियल फूड वो यूज़ करा करते थे,
उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑल्सो इम्पैक्ट हुई हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज forestry of the people, by the people, and for the people. It refers to the collective management and protection of the forest and utilization of under or unutilized land for afforestation, helping in जो environmental, social and rural development, SDSS और सस्टेनेबल सोसाइटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट गोल होता है ना सस्टेनेबिलिटी का, तो वो हेल्पिंग इन इन्वायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट एज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग रेवेन्यू। इन ब्रॉड सेंस इट्स अ प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट, कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो दोबारा से देख लेते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, refers to the collective management and protection of the forest and utilization of under or unutilized land for afforestation, helping in environmental, social, and rural development as against the traditional objective of securing revenue. In a broad sense, it is a program of community forest development. अब जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है ना 1976 में, वो क्लासिफाई करता है सॉइल सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में। एक तो जो सोशल फॉरेस्ट्री को तो URA राव अकेडमी में बच्चों की डेथ हुई थी ना, तो सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरी में, तो एक रूरल फॉरेस्ट्री, फिर एग्रो फॉरेस्ट्री, फिर अर्बन फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री। अब रूरल फॉरेस्ट्री क्या है? वो इम्फेसिस करती है प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे फोकस करती है रूरल फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री वही जो हमने पहले पढ़ा, रेजिंग ऑफ द ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ वेस्ट पैचेस। ये कंबाइन करती है फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को, दस एक ऑल्टरिंग द जो सिमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ फूड, फॉडर, टिम्बर, फ्रूट, ये सब है। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या? रेज करना एंड मैनेजमेंट, रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक या फिर प्राइवेटली ओन्ड लैंड इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स। तो रेजिंग एंड मैनेजमेंट दोनों, रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज ऑन दोनों, रेजिंग एंड मैनेजमेंट दोनों ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड, दोनों तरीके के लैंड पे, इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स, जैसे कि ग्रीन बेल्ट्स, फिर पार्क्स, रोड साइड एवेन्यूज, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स एक्सेट्रा, ये सब है। तो रूरल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। अब अदर टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट बाउंड्रीज। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट बाउंड्रीज, प्लांटिंग ट्रीज ऑन गवर्नमेंट वेस्टलैंड, पंचायत लैंड, विलेज कॉमन लैंड्स। फिर अगला है जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, वो रेफर्स टू प्लानिंग, मैनेजिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स बाय लोकल पॉपुलेशन। इट एम्स टू बूस्ट पीपल का पार्टिसिपेशन एंड रिवॉर्ड। ये एक विलेज लेवल फॉरेस्ट एक्टिविटी है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की जो बात चल रही है ना। अब सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे सिल्वी कल्चर हम बहुत बार कह देते हैं ना, तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? ये फोकस करती है रिप्लेसिंग एंड रीप्लांटिंग ऑफ न्यू क्रॉप्स एंड ट्रीज। सिल्वी कल्चर फोकस करती है रिप्लेसिंग एंड रीप्लांटिंग, दोनों। रिप्लेस करना है, रिप्लेसिंग एंड रीप्लांटिंग ऑफ न्यू फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स। ये एम करती है एफॉरेस्टेशन इन ब्लैंक एरिया, एफॉरेस्टेशन इन ब्लैंक एरियाज, एम्प्लॉयमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, RM, ठीक है, फॉर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, हाई क्वालिटी टिम्बर स्पीशीज एक्सेट्रा। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशल फॉरेस्ट्री के ना? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें कुछ कुछ देखते हैं हम। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली सोसाइटी रिलेटेड रहते हैं, फिर इकोनॉमी रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना है हमें, आउटपुट जो हमारा प्रोडक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो ऐसे ही आउटपुट रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं किसी भी उसके। तो पहले तो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो फ्यूल, फ्यूडर, स्मॉल टिम्बर वगैरह की है ना लोगों की, उस बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करा जा सके और विलेजर्स टैप कर सके वो जो डॉर्मेंट एनर्जी है ना,
और अपने नेचुरल रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन जो हम कह रहे हैं ना, ताकि वो अपनी पहले तो फुलफिल करे बेसिक नीड्स। तो वही है, मैनेज ओन नेचुरल रिसोर्सेज से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करे, रिसोर्स यूज ऑप्टिमाइजेशन। फिर हम कहते हैं सस्टेनेबल सोसाइटी। तो उसमें क्या इक्विटी की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं। ठीक है। अब फिर आती है इकोनॉमिक्स की जब बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एलिवेशन, इन सब की बात आएगी। ऑर्गेनाइजिंग पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विलेज सेल्फ सफिशिएंसी, जब हम फुलफिल बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं तो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ मैनेजमेंट। फिर अगला है पॉपुलराइज करो इकोनॉमिक ट्री फेलिंग, इकोनॉमिक ट्री फार्मिंग, एंड कंजर्व करो सॉइल एंड वाटर को, इनहेव इकोसिस्टम सर्विसेज। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन एंड कॉपरेटिव्स, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन लोगों में, और कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स भी बनाओ, एफपीओज कॉपरेटिव्स बनाओ, और कॉपरेशन भी लोगों के बीच में तो करो। तो सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ मैनेजमेंट, फिर कॉपरेशन, कॉपरेटिव्स, इकोनॉमिक ट्री फेलिंग, एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एलिवेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, सोशल जस्टिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, विलेजेस टैप इनटू डॉर्मेंट एनर्जी, मैनेज कर सके ताकि हम अपने रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइज पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। अब टर्न विलेजेस इनटू फंक्शनल यूनिट्स, शेपिंग इट्स डेस्टिनी, रिड्यूसेस इंक्रोचमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम सोशल फॉरेस्ट्री की। तो इसमें एक तो पीपल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है सोशल फॉरेस्ट्री, क्योंकि नाम में ही सोशल आ रहा है, तो पीपल पार्टिसिपेशन प्लानिंग टू कंजप्शन स्टेज तक बहुत ज़रूरी है। फिर अगला है मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कंट्रोल। तो क्योंकि सोशली इट इज़ फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये याद रखो। तो पीपल पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि बाय द पीपल है, तो इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस शुड बी मिनिमल, तो गवर्नमेंट कंट्रोल शुड बी मिनिमल। फिर सेल्फ हेल्प और सेल्फ सस्टेनेंस के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। अब जो गवर्नमेंट केवल एज ए इनेबलर एक्ट करेगी ना, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा ये, जो गवर्नमेंट है, पंचायत है, लोकल लीडर्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन सब का। अब और फिर तो अगर ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, तो पीपल की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी तो ज़रूरी है ना, तभी तो वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉमन फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्योंकि सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा एम है, तो हमें कॉमन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो जो कम्युनिटी लैंड है उसके ऑप्टिमल यूज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि ये कॉमन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कम्युनिटी लैंड से हम कॉमन फॉरेस्ट प्रोड्यूस बना सके और उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। ठीक है। अब बाकी रिसोर्सेज भी तो लगते हैं, खाली लैंड ही थोड़ी लगता है, लैंड या पीपल पार्टिसिपेशन थोड़ी, और भी रिसोर्सेज है जैसे सॉइल, वाटर, उनको भी हमें मेजर वो करना रहता है, कंजर्वेशन मेजर्स लेने होते हैं। फिर अगला है एजुकेशनल मेजर्स लेने पड़ते हैं, इंडस्ट्री, अकेडमिया लिंकेज वगैरह। ठीक है। अब सोशल फॉरेस्ट्री का स्कोप क्या है, जो पहले भी हम देख चुके हैं कि वेस्टलैंड इंडिया में लगभग 17% से 16.96% वेस्टलैंड एटलस में हमने देखा था 2019 की कि ऑफ इंडियाज टीजीए इन 2015-16, जो मोस्ट ऑफ दिस कैन बी यूज्ड फॉर सोशल फॉरेस्ट्री। दूसरा कि फ्यूल वुड की डिमांड है हमारे देश में, डिस्पाइट पीएम उज्ज्वला स्कीम के आने के बाद भी। 1 किलोग्राम फूड बनाने के लिए ना, कुकिंग के लिए लगभग 1.2 kg ऑफ फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट है। अब जो स्मॉल टिम्बर एंड बैम्बू, तो बैम्बू को क्या कहा जाता है, टिम्बर ऑफ पुअर भी कहा जाता है ना इसे। तो स्मॉल टिम्बर एंड बैम्बू यूज्ड बाय पुअर अपने हाउसेस बिल्डिंग के लिए एंड मेकिंग एग्री इम्प्लीमेंट वगैरह के लिए। अब जो कैचमेंट एरिया ऑफ द विलेज परकोलेशन इज बेस्ट फॉर एरिया फॉर सोशल फॉरेस्ट्री। सीजनल क्रॉप्स हेयर, तो इससे सिल्टेशन एंड सॉइल इरोजन की दिक्कत हो जाती है। तो अगर वहाँ पे उस कैचमेंट एरिया पे हम सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे तो हमारा सॉइल कंजर्वेशन भी होगा। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है उसे रोकना है, लैंड रिस्टोरेशन। ठीक है। अब ना सोशल एस्पेक्ट भी है इसका कि लोगों को लाइवलीहुड मिले, तो वो वाली बात है। नीति आयोग ने बोला कि इंडियन कैटल्स
जो कैटल है ना, वो लगभग 3 मिलियन टन का काउ डंग अ डे प्रोड्यूस करती है। एंड मोस्टली जो है वो बर्न हो जाता है इन इंडिया। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको और अदर एग्री वेस्ट को हम मिथेन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। तो जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ द पुअर को करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेड़ों पे क्या मैंगो, कोकोनट, पाम्स, एडिबल ऑयल वगैरह उगाए जा सकते हैं। फिर प्लान्ड सोशल फॉरेस्ट्री अगर होगी ना, उससे सॉइल कंजर्व कर पाएंगे हम, रेन फॉरेस्ट को, रेन वाटर को हम इनफिल्ट्रेशन करवा पाएंगे, टैप कर पाएंगे रेन वाटर, ताकि सॉइल इरोजन कम हो, सॉइल डेसिकेशन मतलब सॉइल जो रूखा सूखा पड़ जाना, सॉइल डेसिकेशन कम हो, ड्रॉट्स कम पड़े, वाटर स्टोरेज रिजर्वायर बढ़े, बायोडाइवर्सिटी प्रमोट हो। तो जो फॉडर इन इंडिया बोथ लो इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मीटिंग लेस देन 1/4 ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है, 1/4 25% प्रोटीन रिक्वायरमेंट, और प्रोटीन की 1/4 और कार्बोहाइड्रेट की 40% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक। इससे क्या होता है, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सर्टेन ट्रीज गुड कंसेंट्रेट्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। तो वो फॉडर की क्वालिटी में इम्प्रूव करेंगे, इनरिच करेंगे उसे। अब रिक्लेम डिग्रेडेड लैंड, फॉरेस्ट जो एंड प्रिजर्व सॉइल मॉइस्चर टू प्रिवेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। अब किस प्लांट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, उसका क्या प्रिंसिपल है। एक तो भाई फास्ट उगे, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है ना, लोगों के पास टाइम है, तो फास्ट ग्रोइंग अर्ली मेच्योरिंग ट्री हमें चाहिए। दूसरा, उस ट्री के ना जो उग तो गया वो, उसका फिर डीप रूट सिस्टम होना चाहिए, और ताकि वो पानी अपने आप एक्सट्रैक्ट कर सके। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए ट्री के। फिर जो उसकी ट्रंक है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट होनी चाहिए, सीधी स्ट्रॉन्ग। उसकी प्रोमिनेंट थॉर्न्स नहीं होने चाहिए उसके, या डेंस फोलिएज उसका नहीं होना चाहिए। मतलब उसका डेंस फोलिएज होना चाहिए, और ट्रंक उसका क्या स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट होना चाहिए। अब ये डीप फोलिएज किस लिए चाहिए, ताकि लीव शेडिंग उसकी अर्ली स्प्रिंग में हो, ना कि नॉट समर, अर्ली स्प्रिंग में हो, ताकि वो हमारी मदद करे एग्रीकल्चर के लिए भी। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग में उसकी लीव शेडिंग हो, डीप फॉलिएज उसके पास हो, थॉर्न्स ना हो, डीप फॉलिएज हो। अब और थिक स्ट्रॉन्ग स्टाउट होनी चाहिए, डीप रूट सिस्टम होना चाहिए। अब ताकि वो सॉइल को ब्रेक कर सके ना, सॉइल को ब्रेक करेगा तो सॉइल भी बढ़िया क्वालिटी का बनेगा। मल्टीपल यूजेस होने चाहिए जो फूड, फॉडर, फ्यूल, मैन्योर सबके लिए काम आना चाहिए वो। अब जो स्पीशीज़ होनी चाहिए वो सोशो इकोनॉमिक नीड से रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया में मान लो हमने एलोवेरा उगा दिया, बट वहाँ के लोग एलोवेरा की नीड ही नहीं है उन्हें, तो वो तो लोग पार्टिसिपेशन कैसे कर पाएंगे ना, जब लोगों की सोशो इकोनॉमिक नीड से रिलेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है। तो प्लांटिंग एंड केयरिंग ईजियर एंड इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो फास्ट ग्रो हो गया, अर्ली मेच्योर भी हो गया, पर उसकी जो प्लांट करना और उसको केयर करना वो सिंपलर होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। और वैसा प्लांट होना चाहिए जो यूजुफ्रक्ट स्पीशीज जैसे कहते हैं ना, जो एडवर्स क्लाइमेट, सॉइल्स की कंडीशन को झेल पाए, तो ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए। अब जो स्पीशीज एज यूजोफ्रक्ट, मतलब उसके कुछ यूजेस होने चाहिए। यूजोफ्रक्ट का मतलब तो ये होता है। ठीक है। अब टॉलरेंस, जो शेल्फ और टॉलरेंस कम है उसमें एडवर्स क्लाइमेट एंड सॉइल झेल जाए, वो ऐसी जगह होना चाहिए। अब जो स्पीशीज हैं सूटेड, देखो उन लोगों की सोशो इकोनॉमिक नीड्स से रिलेटेड, तो ये तो कल्चरल फैक्टर्स हो गया। दूसरा, वो नेचुरल जो नीड्स हैं उस क्लाइमेट की एंड सॉइल टाइप की, उसके अकॉर्डेंस में भी होना चाहिए। ठीक है। और वो डेंस फोलिएज होना चाहिए, लीव जल्दी शेड करे, अर्ली मेच्योर हो जाए, और जो है प्लांटिंग एंड केयरिंग इकोनॉमिकली ईजियर होनी चाहिए। अब हैविंग कोपिसिंग कैपेसिटी, मतलब प्रोड्यूस शूट फ्रॉम द कट पोर्शन। अगर हमने कुछ पोर्शन काटा, वहीं से शूट्स निकल आने लगे, तो कोपिसिंग, ठीक है, कि हम बार बार टिम्बर काटे और वो दोबारा उग जाए, तो कोपिसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, रूट सिस्टम बार बार डेवलप करने की नीड ना पड़े। इसीलिए हमें डीप रूट सिस्टम चाहिए। तो कोपिसिंग कैपेसिटी चाहिए, डीप रूट सिस्टम चाहिए, ट्रंक हमें स्टाउट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, और पीपल का फुल पार्टिसिपेशन चाहिए स्पीसीज सिलेक्शन में। तभी तो पता लगेगा ना सोशियो इकोनॉमिक नीड्स क्या है, कि इज इट इन अकॉर्डेंस विद द जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है एरिया की, वो सब। ठीक है।
अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड वाई सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फेल क्यों होते हैं, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री के कंस्ट्रेंट देखते हैं। सेवरल फैक्टर्स जो कंस्ट्रेंट करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को, सम ऑफ द सम ऑफ द मोर सिग्निफिकेंट वंस आर मेंशन्ड बिलो। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? जैसे कि एक एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन जो सस्टेनेबिलिटी की कौन सी स्पीशीज फॉर वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है, ठीक है। और जो टेक्निक्स है ग्रोइंग के लिए जो सक्सेसफुली और एंड इकोनॉमिकली ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ द ट्रीज, सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, तो ये सब रिसर्च फाइंडिंग्स जो है लैकिंग है। फिर अगला कि रिन्यूमरेटिव सपोर्ट प्राइजेस, जैसे कि जो सप्लाई साइड डिमांड साइड वगैरह होती है ना, तो रिन्यूमरेटिव प्राइजेस सपोर्ट प्राइजेस बहुत ज़रूरी है ट्री क्रॉप्स के लिए, बट वो भी लैकिंग है। इंस्टेड जो मिडल मैन है वो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ले जाता है। सपोर्ट प्राइजेस रिन्यूमरेटिव सपोर्ट प्राइजेस लैकिंग है। दूसरा, क्रेडिट फैसिलिटी इन्हें नहीं मिलती है, अनलाइक जैसे क्रॉप्स में मिल जाती है ना हमें। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग से रिलेटेड, उन्हें सिंप्लीफाई करे जाने की ज़रूरत है, ताकि हम जो हर्डल्स है वो एलिमिनेट कर सके और परमिशन ऑब्टेन कर सके सिंपली। जैसे कि सैंडलवुड प्रोडक्शन कर्नाटका में वो स्टेडली डिक्रीजिंग है डिस्पाइट द इंक्रीजिंग डिमांड। वन जो रीज़न है ना इस सप्लाई साइड इशू के लिए इज एब्सोल्यूट स्टेट कंट्रोल ओवर सैंडल ट्रीज इवन ऑन द प्राइवेट लैंड। सिमिलरली जो मोस्ट ट्रीज है एक्सेप्ट कुछ ट्री जैसे जो यूकेलिप्टस है, बैम्बू है या सैजना है एंड फ्यू अदर्स आर मोस्ट ऑफ द ट्रीज एक्सेप्ट दीज फ्यू आर फॉरबिडन टू बी कट या ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द विलेज इवन बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ विदाउट परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसीलिए जो ये ओवर रेगुलेशन हो रखी है ना, ये ओवर रेगुलेशन भी एक दिक्कत है प्रोडक्शन साइड पे। हार्वेस्ट हैरेसमेंट कर रहे हैं जो पब्लिक ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैरेस करते हैं, ये एक अनदर प्रॉब्लम है जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स के लिए। और वो डिमांड करते हैं इलीगल ग्रेटिफिकेशंस विलेजर से, ताकि वो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेडिंग इन MFPs पे कर रहे हैं अगर, ठीक है। तो हेंस जो पीपल है वो इंटरेस्टेड नहीं है सोशल फॉरेस्ट्री में। अब जो मोस्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है वो कम्युनिटी वेस्टलैंड्स पे करे जाते हैं या रोड साइड पे या कैनाल की मार्जिन्स पे करे जा रहे हैं, वेयर बड़ा डिफ़िकल्ट है टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट द सैपलिंग्स। तो मोस्ट ऑफ द जो प्लांटेशन है आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्कैटर्ड, मेकिंग जो उसकी मैनेजमेंट है, हमने पहले ही देखा था कि जो ट्री की जो ग्रोथ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होने चाहिए जो मैच्योर फास्टर हो, बट इसी के साथ जो उनकी मैनेजमेंट है वो ईजियर एंड इकोनॉमिकल होनी चाहिए। बट ऐसी तो मोस्ट ऑफ द प्लांटेशन जो स्मॉलर इन साइज है एंड स्कैटर्ड है, तो इसलिए उनकी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। अब इंक्रोचमेंट ऑफ द लैंड जो है वो पुअर्स को डिप्राइव करती है फ्रॉम हिज ड्यू बेनिफिट। जो रिच और इन्फ्लुएंसर लोग हैं ना वो इंक्रोच करते हैं और मोस्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशन की जो पोजेशन कर लेते हैं। तो जो सोशल इक्विटी हमारा एम होता है, हमारा लाइवलीहुड प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन जो एम होता है वो हैम्पर हो जाता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हो नहीं पाता, तो पीपल पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। पीपल शुड बी इन्वॉल्व हर स्टेज में, ठीक है। कौन सा ट्रीज उगाने चाहिए वो ये चूज़ करने में, उसकी जो प्लांटेशन है उस स्टेज में, प्रोटेक्शन स्टेज में एंड लेटर जो उसकी मार्केटिंग हो रही है प्रोड्यूस की, सब में पीपल इन्वॉल्व होने चाहिए। अदरवाइज जो पीपल है वो जस्ट मियर वर्कफोर्स बन के रह जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। स्पेशल टास्क फोर्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है हर रीजन में, ताकि अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके और लोगों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी जा सके। इट शुड बी मेड अ मूवमेंट जिसमें बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला जज्बा हो, ठीक है, इन्वॉल्विंग मैनी एज मैनी विलेजेस एज पॉसिबल। अब जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन सर्विसेज इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन रिसर्चर्स के बीच में और पीपल के बीच में। बेटर एंड न्यू आइडियाज़ जो सोशल फॉरेस्ट्री के लेके हैं वो फ्लो करने चाहिए रिसर्चर से पीपल तक, एंड पीपल उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए फीडबैक।
तो ये एक्सटेंशन सर्विसेज टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. अब लैक ऑफ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर शेयरिंग ऑफ जो सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोड्यूस है, ये एक अनदर कंस्ट्रेंट है. नीदर गवर्नमेंट नॉर वॉलेंट्री एजुकेशन इन्वॉल्व है. ठीक है. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, इक्विटेबल सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड सैपलिंग्स, जिसके कारण जो सोशो मतलब जो इकोलॉजिकली सूटेबल ट्रीज हैं, क्रॉप, वो उग नहीं पाती क्योंकि वो सैपलिंग्स ही अवेलेबल नहीं है. तो पीपल प्लांट वॉट एवर दे गेट. ठीक है. अब जो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स में ये तो डिफ़िकल्टीज है, पर वो प्रोग्राम्स फेल क्यों हो जाते हैं? ठीक है, बड़े सारे रीज़न है. क्योंकि मैनी सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फेल मिजरेबली हो रहे हैं. Instead of presenting case studies, an attempt is made here to identify कि common factors क्या हैं जिसके कारण जो फेलियर इन सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स हो क्या रहे हैं. अब देखते हैं. एक तो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द, ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल होता है. ठीक है. बट लैक ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन जो हमने पहले देखे थे. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स नहीं हो रहे, या फिर वो इतने उनका अवेयरनेस नहीं है उनके अंदर. ठीक है. या फिर जो भी है पोवर्टी ज़्यादा है, डोमिनेंस ज़्यादा है जो रिच पीपल का. तो इसीलिए जो ऑफन सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है इज़ स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ सम पीपल. तो विदाउट कॉन्साइटाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द पीपल कि भाई देखो, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन एंड कॉपरेटिव्स दोनों ही चीज़ इम्पोर्टेंट है. तो इन सच अ केस जो पीपल है वो मोटिवेटेड फील नहीं करते और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ नहीं पाती. अब एब्सेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्स सर्वे. प्लांटेशन इज कैरिड आउट विदाउट प्रॉपर सर्वे और लोकल रिसोर्सेज की असेसमेंट के, एंड जो उन लोकल पीपल्स की रिक्वायरमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ फूड, फॉडर वगैरह. तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग स्पीशीज जो कि जो पीपल सोशियो इकोनॉमिक जो एंड कल्चरल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हो एंड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो, जो वॉट एवर अवेलेबल वो प्लांट कर दिया जाता है, तो इरेलीवेंट हो जाती है ये पीपल के लिए. अब अवेयरनेस कम है. स्ट्रॉन्ग फीलिंग अमॉन्ग पीपल जो प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ ट्रीज, वो नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल नो हाउ. सैपलिंग्स जो है प्लांटेड इन सोशल फॉरेस्ट्री, उन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए जैसे कि छोटे बच्चों को चाहिए होती है. लुकिंग आफ्टर एंड प्रोटेक्टेड कम से कम 5 सालों तक के लिए तो चाहिए होती है. सेवरल ऑपरेशन प्रूनिंग वगैरह चाहिए होती है, वन बाय कैरिड आउट वन बाय वन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 years तो चाहिए होती है उन्हें वो केयर. फिर अगला है कि जो इम्प्रॉपर मेथड ऑफ द प्लांटिंग एंड केयरिंग है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ रेट जो सैपलिंग्स का है ना. कि जो साइज एंड डेप्थ जो पिट्स खोदी गई हैं सैपलिंग्स ग्रो करने के लिए वो कितनी है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, प्लांटिंग का डिज़ाइन कैसा है, साइज क्या है सीडलिंग का, डेप्थ क्या है प्लांटिंग सॉइल की, और मॉइस्चर कंजर्वेशन के मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, जो पेस्टिसाइड वीसीसाइड डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लानिंग करी गई है और वो कैसे एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं. ठीक है. वहाँ की नेचुरल कंडीशंस कैसी हैं, ये सब बहुत निर्भर करती हैं क्या जो सैपलिंग्स है विल इट बी अ सक्सेसफुल ट्री और नॉट. लैक ऑफ द प्रिपरेशन, सफिशिएंट प्रिपरेशन प्लानिंग कर ही नहीं जाती. पिट्स जो है हैव टू बी डग मंथ अर्लियर इफ नॉट अ ईयर अगो, जिनमें अपने को ग्रो करना है. तो जो सीडलिंग्स हैं शुड बी रेज्ड एटलीस्ट 1 year in advance according to the species and number required. अब लैक ऑफ टारगेट ओरिएंटेडनेस है. जैसे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो है वो एक सोशल इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं वंस अ ईयर. एवरी फॉर एग्जांपल एवरी ईयर वन महोत्सव फेस्टिवल, फॉरेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है जो लोगों को मोबिलाइज करा जाता है एज मैनी एज पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल. इट इज़ सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड ग्रेट पॉम्प एंड शो के साथ सेलिब्रेट करा जाता है. पर इस इवेंट को ना पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है एंड सोशली ऑर्गेनाइज पीपल इस इवेंट के पार्ट बनते हैं.
द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम्प्लीटली निगलेक्ट हो जाती है। इसके कारण जो सोशल फॉरेस्ट्री एरियाज है ऑफन लेफ्ट विद एम्प्टी पिट्स। अब जो लैक ऑफ द टेक्निकल नॉलेज है, सोशल फॉरेस्ट्री एक टेक्निकल ऑपरेशन है एंड जो नेसेसरली रिक्वायर्स टेक्निकल नो हाउ। अगर जो सोशल फॉरेस्ट्री है इस प्लांटेशन प्लान्ड प्लांटेशन जिसमें लैंड लेबर कैपिटल जो भी है रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर पुअर प्लानिंग होगी ना तो ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड होगी। इसके कारण रिसोर्स तो वेस्ट होंगे ही और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड जो प्रोग्राम है इम्प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा चीज़ों को। लैक ऑफ प्रॉपर टेक्निकल हाउ लीड्स टू पुअर प्लानिंग होती है, जो अंडर और ओवर फाइनेंसिंग होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इम्प्रॉपर तरीके से होती है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इम्प्रॉपर और पुअर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगला है जो प्लांटिंग टू मैनी सैपलिंग्स। नॉर्मली 1 ईयर ओल्ड और 1 मीटर हाई सैपलिंग प्लांट करा जाना चाहिए। हावेवर प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि बहुत ही स्मॉल सैपलिंग्स जो ओनली फ्यू मंथ ओल्ड है, ठीक है, उन्हें वो नर्सरी में रेज करे जा डू नॉट, क्योंकि नर्सरी को पसंद नहीं है सैपलिंग को ज़्यादा लंबे समय तक नर्सरी में रखना, क्योंकि उसका एडिशनल एक्सपेंडिचर आता है। तो सैपलिंग सही नहीं है। सैपलिंग एक तो बहुत छोटे हैं साइज में भी और एज में भी। दूसरा, प्लांटिंग नेकेड सैपलिंग्स। नेकेड सैपलिंग्स वो होते हैं जो आर दूज विद बेयर रूट्स और विदाउट अ मड बॉल इन द पॉलीथीन बैग। तो ये जो सैपलिंग्स होते हैं ना ये डायरेक्टली नर्सरी से ऐसे ही पुल आउट कर लिए जाते हैं और जिससे उनकी सेवरल रूट्स को अपनी वेन्स की तरह मानो, तो वो वेन्स एकदम सीवियरली डैमेज हो जाती है। सेवरल रूट्स गेट डैमेज्ड ऐसे उखाड़ने के प्रोसेस में। तो इससे क्या और एक डिले भी होता है, जहाँ नर्सरी से हमने पौधा उगाड़ा और जहाँ हमने गाड़ा ये डिले है, तो डिले ऑफ सेवरल आवर्स। तो इसके कारण जो एंड प्लांटिंग इन द फील्ड इस डिले होता है एंड सच लॉन्ग इंटरवल जो नेकेड सेपलिंग्स होती है विदाउट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स वो सर्वाइव नहीं कर सकता। एक बच्चे की तरह मानो ना उसे, वो कैसे सर्वाइव करेगा। फिर आप उसे जब लगा रहे हो, कोई पिट डीप कर दी, कोई पिट अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, नेकेड सेपलिंग्स हैं विदाउट जो सॉइल बॉल के, ठीक है। तो फिर अगला है फिर अगर वो प्लांट मान लो सही लग भी जाए सैपलिंग, इस इनडिस्क्रिमिनेट ग्रेजिंग होने लगती है। जो कैटल्स होती हैं नॉट अलाउड टू ग्रेज टिल द ट्री हैव ग्रोन बियॉन्ड देयर रीच। कैटल कैन ब्राउज 1 ईयर सैपलिंग्स को खाने लगती है। दिस मीन्स जो टाइम लेबर कैपिटल स्पेंड करी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है 1 साल के दौरान, जब अगर उसे कैटल खा लेती है, ठीक है। तो जब तक वो डेंस फोलिएज ना क्रिएट करने लगे ट्री, तब तक वहाँ पे उसको ग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए। अब एक्सप्लॉयटेशन, जब सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम स्टार्ट यील्डिंग ना, तो जो रिच और पावरफुल है वो मिस अप्रोप्रिएट करने लग जाते हैं रिसोर्सेज को, यील्ड को, लीविंग जो पुअर विद नथिंग, ठीक है। तो और जो पुअर और नो मार्केटिंग फैसिलिटी, एक तो पुअर्स को वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा, एक फिर पुअर मार्केटिंग फैसिलिटीज होने के कारण जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाती। एडिक्वेट रिन्यूमरेशन फॉर द वर्क, तो जो पीपल है वो मियरली वर्कर्स बन के रह जाते हैं। एडिक्वेट रिन्यूमरेशन फॉर द वर्क ये सबका हक है, अनलेस मार्केटिंग अच्छे से ऑर्गेनाइज करी ना करी जाए एंड प्राइजेज आर स्टेबलाइज, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन एडिक्वेट रिन्यूमरेशन। तो नो लॉ नो गवर्नेंस नो फेयर मार्केट, नो लॉ नो गवर्नेंस नो फेयर मार्केट। अब सैपलिंग्स, बहुत छोटे सैपलिंग्स या नेकेड सैपलिंग्स या इनडिस्क्रिमिनेट उनकी ग्रेजिंग करवा दी। फिर लोगों के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है या फिर वो टारगेट ओरिएंटेड है नहीं, बस एज अ सोशल इवेंट की तरह उसे कर देते हैं तैयार। फिर कोई अवेयरनेस नहीं है, फिर कोई प्रिपरेशन भी नहीं है और ना ही आफ्टर केयर दी जा रही है, ठीक है। अब नो लॉ नो गवर्नेंस नो मार्केटिंग, इसका देखते हैं कि लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है। पीपल जो सोशल फॉरेस्ट्री में शुड गेट देयर राइट्स, सफिशिएंट लीगल सेफगार्ड्स होने चाहिए बी इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट द लीगल राइट्स जो बेनिफिशियरीज ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है ना, ताकि जो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स जो होता है वो प्रिवेंट करा जा सके और क्लियर लॉज होने चाहिए, ठीक है। अभी नो लॉ नो गवर्नेंस, गवर्नेंस भी मतलब
एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है सूटेबल वो लैकिंग है, तो माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द रिच एंड पावरफुल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स अकर मेनली बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव बॉडी जो ऑथोराइज करे टू हैंडल द डिस्ट्रीब्यूशन। ईच ऑपरेशन जो सोशल फॉरेस्ट्री में परफॉर्म हो रहा है ना, जैसे प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, हार्वेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको एडमिनिस्ट्रेटली स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। देखो, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बट गवर्नमेंट एज अ इनेबलिंग फैक्टर तो एक्ट करनी ही चाहिए। तो सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत तो है ही, और लीगल प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। फिर मार्केट, पुअर और नो मार्केटिंग फैसिलिटीज़, एडिक्वेट रेन्यूमरेशन, वर्क का मिलना सबका हक है, अनलेस जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइज करी जाए एंड प्राइसेस को स्टेबलाइज करा जाए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि ये एक ऐसे इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के तौर पे भी उभर के आना चाहिए ना लोगों के लिए, ताकि लोग पार्टिसिपेट करें। फिर अगला है लैक ऑफ द विजन। जो ऑफन सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है ना, वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं एज एन एंड इन इटसेल्फ, ताकि लोगों की बेसिक एंड इमीडिएट नीड्स को मीट करा जा सके, जनरेट करे जा सके एडिशनल इनकम। इट शुड फर्दर मूव इनटू विलेज लेवल प्रोसेसिंग करी जानी चाहिए, ये सोशल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड एग्रो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देम। तो ये इससे क्या होगा, एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का राइज होगा मार्केटिंग में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, और लोगों को रिन्यूमरेटिव प्राइस मिल पाएंगे जो अपनी ये है ना सिल्वी कल्चर या ये एग्रो फॉरेस्ट्री से। और अदर रिसोर्सेज भी, जैसे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन भी हम कर पाएंगे बेहतर तरीके से अगर। तो उस ग्रोथ ऑफ द सेपलिंग्स अप टू 5 ईयर रिक्वायर स्पेशल अटेंशन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की, तो वो भी हमें करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम इस पूरी सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर ना हम पीपलांतरी गांव की केस स्टडी दे सकते हैं, जो राजसमंद में ना राजस्थान के अंदर, उसकी केस स्टडी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि वाई सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फेल, कंस्ट्रेंट क्या है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में, प्लांट सिलेक्शन के क्या प्रिंसिपल्स थे, स्कोप क्या है सोशल फॉरेस्ट्री का, इंडिया के अंदर क्या स्कोप है, कितना कितना और क्या स्कोप है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्रीज देख ली। ठीक है, हमने एग्रो फॉरेस्ट्री में भी चैलेंजेस देखे थे, सिग्निफिकेंस, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है, नीति आयोग की ग्रो रिपोर्ट या इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट थी, वो एग्रो फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन देख ली, ये डायग्राम हमने देख लिया था। तो एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है।